आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। मुर्दे कहानियां नहीं सुनाते, लेकिन भगवान ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा क्योंकि तुम्हारी कहानी सब कुछ उजागर कर देगी। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी खामोशी की साजिश नहीं रची थी, उन्होंने तुम्हारे गायब होने की साजिश रची थी। चलो इसे मीठा ना बनाएं। इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जब तक ये अदालती तारीख दोबारा सामने आएगी तुम तस्वीर से बाहर हो जाओगे। सिर्फ भावनात्मक रूप से टूटे हुए नहीं, सिर्फ आर्थिक रूप से दफन नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से चले गए। और उनमें से कुछ ने सिर्फ इसकी उम्मीद नहीं की थी, उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की थी। यहाँ एक जंगली सच है, 50% से ज्यादा गलत कानूनी सेटअप इस बात पर निर्भर करते हैं कि पीड़ित खुद का बचाव करने के लिए ज्यादा समय तक जीवित न रहे। ये कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है, ये ठंडी रणनीति है, ये देरी, धोखा और विनाश है। लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट है जिसकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। तुम मरे नहीं, तुम गायब नहीं हुए, तुम दबाव में नहीं फटे, तुम विकसित हुए। तुमने दांत उगाए, तुमने आग की प्रार्थना करना और सच्चाई में चलना शुरू कर दिया। और अब जैसे जैसे अदालती तारीख नजदीक आ रही है, वही लोग जो कभी तुम्हारे दर्द पर हंस रहे थे, वे चूहों की तरह डर में फुसफुसा रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी जाल को बंद होते सुना है। ओह, और वैसे अगर तुम हर उस चीज के बाद भी सांस ले रहे हो जिससे उन्होंने तुम्हारा दम घोंटने की कोशिश की, तो तुम सिर्फ धन्य नहीं हो, तुम खतरनाक हो। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि दिव्य सुरक्षा का निशाना उनके वकीलों से कहीं बेहतर था। तो कमर कस लो, क्योंकि ये सिर्फ अदालत जाने के बारे में नहीं है, ये उस कमरे में चलने के बारे में है जिसमें उन्होंने सोचा था कि तुम कभी भी अस्तित्व की चमक और उन सभी चीजों की रसीदों के साथ प्रवेश नहीं करोगे। चलो इसमें उतरते हैं। नंबर 1, उन्होंने कानूनी प्रणाली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, न्याय के रास्ते की तरह नहीं। उन्होंने कानूनी प्रणाली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, न्याय के रास्ते की तरह नहीं। शुरू से ही ये कभी भी निष्पक्षता के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। वे सच्चाई की तलाश में अदालत नहीं गए, वे इस उम्मीद में प्रणाली के पास भागे कि वो करेगी जो वे खुद नहीं कर सकते थे, तुम्हें चुप कराना। उन्होंने कागजात इसलिए दायर नहीं किए क्योंकि उनके पास एक मजबूत मामला था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके झूठ एक अदालत में ज्यादा विश्वसनीय लगेंगे। उन्होंने मान लिया कि वादी का शीर्षक उन्हें स्वचालित रूप से पीड़ित की तरह दिखाएगा। उन्होंने सोचा कि प्रणाली उनकी ढाल और उनकी तलवार बन जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी सच्चाई बोलने, उसे बचाने तो दूर की बात है, के लिए ज्यादा समय तक जीवित रहोगे। उन्होंने सब कुछ इस धारणा के साथ योजना बनाई थी कि तुम जवाब देने के लिए बहुत थक जाओगे, कि आघात तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, कि शर्म तुम्हारे आत्मविश्वास को घोंट देगी, और कि अदालत जो भी घटनाओं का संस्कलन वे सामने लाएंगे उस पर रबर स्टैंप लगा देगी। कानूनी प्रणाली कभी भी लक्ष्य नहीं थी, ये मंच था। उन्हें अपने नकली आंसू बहाने, पीड़ित खेलने और ये उम्मीद करने के लिए एक मंच की जरूरत थी कि कोई भी गहरा नहीं खोदेगा। और अगर तुम तब तक मर जाते, मानसिक रूप से टूट जाते या आध्यात्मिक रूप से हार जाते, तो और भी बेहतर, कोई जिरह नहीं, कोई खंडन नहीं, उजागर होने का कोई मौका नहीं। जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो तुम्हारा वो हिस्सा था जो मरता नहीं है, वो हिस्सा जो विश्वासघात, झूठ, चरित्र हनन और भावनात्मक यातना के बाद जागता है। तुम्हारा वो हिस्सा जिसने तब भी खड़े रहने का विकल्प चुना जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि भगवान समय का उपयोग उनके बुरे को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज को तैयार करने के लिए करेगा। उन्होंने कानून को एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब तुम जीवित, सतर्क और जागरूक हो, तो ये अब एक अदालत नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है। उन्होंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पटकथा पलटने के लिए होगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास रसीदें होंगी। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि तुम स्पष्टता, रीढ़ की हड्डी और अपनी आंखों में शांति के साथ खड़े होगे। ये कभी भी न्याय के बारे में नहीं था, ये एक मुकदमे के रूप में प्रच्छन्न एक जाल था।
लेकिन अब वही प्रणाली जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वही वो होगी जो ये बताएगी कि वे वास्तव में कौन हैं। और वही अदालत जिसे उन्होंने एक हथियार में बदल दिया, वो जगह बन जाएगी जहां वे नियंत्रण खो देंगे। नंबर 2, तुम एक मनोवैज्ञानिक हत्या के निशाने पर थे, सिर्फ एक मुकदमे के नहीं। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, वे एक मनोवैज्ञानिक हत्या को अंजाम दे रहे थे। वे अदालत में जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे अदालती तारीख आने से पहले ही तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये तुम्हारा आंतरिक पतन था। वे चाहते थे कि तुम इतने पागल, इतने थके हुए, इतने भावनात्मक रूप से बर्बाद हो जाओ कि जब तक कुछ भी आधिकारिक हो तब तक लड़ने के लिए बहुत टूट जाओ। वे चाहते थे कि तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपनी वास्तविकता के बारे में अनिश्चित हो जाओ और अपनी कहानी का पक्ष बताने के लिए भी बहुत थक जाओ। उन्होंने डर को एक जहर की तरह इस्तेमाल किया, शांत धमकियां, सूक्ष्म हेरफेर और एक नॉन स्टॉप दबाव अभियान। वे तुम्हारे पास चाकू लेकर नहीं आए, उन्होंने संदेह, शर्म, अलगाव और खामोशी का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को थकाने के लिए बुरे परिदृश्यों के साथ थकाया है। वे चाहते थे कि तुम ऐसा महसूस करो जैसे दीवारें बंद हो रही हैं, कि कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, कि बोलने से चीजें और खराब हो जाएंगी, कि तुम पहले ही हार चुके थे और बस ये नहीं जानते थे। वे चाहते थे कि तुम आत्मविनाश कर लो ताकि वे कह सके, देखो मैंने कहा था ना कि वे अस्थिर थे। हर जाल तुम्हें समस्या की तरह दिखाने के लिए बनाया गया था। हर सेटअप का मतलब भावनात्मक अराजकता पैदा करना था। उन्हें तुम्हारी शारीरिक रूप से मरने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस तुम्हारे उस संस्करण की जरूरत थी जो लड़ने के लिए गायब हो सके। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मानसिक युद्ध से बचोगे। उन्होंने सोचा था कि तुम चक्कर खा जाओगे। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वे इस पर भरोसा कर रहे थे कि तुम तब सबसे ज्यादा मायने रखने पर भी दिखाने के लिए बहुत दागे होगे। लेकिन उन्होंने तुम्हारी गहराई को कम आंका। जो वे नहीं जानते थे वो ये है कि तुम इससे भी बदतर से गुजरे हो और मजबूत होकर बाहर निकले हो। उन्होंने उन शांत लड़ाइयों को नहीं देखा जो तुमने पहले खामोशी में लड़ी थी, उससे बहुत पहले कि उन्होंने कुछ भी दायर किया। वे नहीं जानते थे कि तुम्हारा टूटने का बिंदु पहले ही आ जा चुका था और जो उससे उठा वो तुम्हारा एक कमजोर संस्करण नहीं था बल्कि एक परिष्कृत संस्करण था। तो अब जब अदालती तारीख आखिरकार आती है तो वे उस व्यक्ति का सामना नहीं कर रहे होंगे जिसे उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। वे उस एक के सामने खड़े होंगे जिसे उन्होंने गलती से अजेय बना दिया। तुम उस अदालत में एक पीड़ित के रूप में नहीं जा रहे हो, तुम उस स्पष्टता के साथ कदम रख रहे हो जिससे वे डरते थे, उस शांति के साथ जिसे उन्होंने लूटने की कोशिश की थी और उस ताकत के साथ जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। उनका मनोवैज्ञानिक युद्ध विफल हो गया और अब वही हैं जो डरे हुए हैं। क्या? नंबर 3, उन्होंने प्रणाली पर दाव लगाया जो तुम्हारी चिकित्सा से तेज चल रही थी। उन्होंने सब कुछ जल्दबाजी में किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अदालती तारीख आने तक तुम अभी भी टूटे हुए होगे। उनकी पूरी रणनीति तुम्हारे पर्याप्त तेजी से ठीक न होने पर निर्भर थी। इसीलिए उन्होंने गुप्त रूप से काम किया, अजीब समय पर दस्तावेज भेजे और तुम्हें दबाव से अभिभूत करने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी सांस पकड़ो या अपने विचार इकट्ठा करो। उन्हें विश्वास था कि तुम्हारा आघात तुम्हें जमे हुए, भ्रमित और भावनात्मक रूप से लड़ने के लिए अनुपलब्ध रखेगा। उन्हें तुम्हारी आवाज से नहीं डरते थे, वो डरते थे कि तुम इसे बहुत देर होने से पहले पालोगे। वे समय को अपना लाभ मानने पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे जोर से और तेजी से मारें तो वे तुम्हें फंसा सकते थे, इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग को ये समझने का मौका मिले कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से पंगु बनाना चाहते थे ताकि जब दिन आए तो तुम अभी भी भय और घबराहट के स्थान से काम कर रहे हो। लेकिन जो वे नहीं समझ पाए वो ये है कि तुम्हारी चिकित्सा को एक पूरे साल की जरूरत नहीं थी, इसे केवल दिव्य संरेखण की जरूरत थी। तुम उनकी अपेक्षा के अनुसार ठीक नहीं हुए और यही वो है जो अब उनके साथ खेल रहा है। तुम उनके झूठों से ज्यादा तेजी से विकसित हुए। जब वे ये सोचने में व्यस्त थे कि तुम अभी भी एक गड़बड़ होगे तो भगवान तुम्हें निजी रूप से वापस एक साथ रख रहा था।
उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने कम समय में स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास विकसित करोगे। उन्होंने सोचा था कि तुम अभी भी बिखरे हुए होगे, इसके बजाय तुम पहले से कहीं ज्यादा तेज, शांत और मजबूत हो। उन्होंने तुम्हारी देरी पर सब कुछ दाव लगाया, लेकिन चिकित्सा तुम्हारे तोड़फोड़ से ज्यादा तेजी से आई और अब वे घबराए हुए हैं क्योंकि उनके पास वो नियंत्रण नहीं है जो उन्होंने सोचा था कि उनके पास होगा। उन्होंने एक तेज खेल खेला, ये उम्मीद करते हुए कि तुम अभी भी अपने सबसे निचले बिंदु पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम उनकी योजना से ज्यादा तेजी से लेवल अप कर गए। तुमने सिर्फ ठीक नहीं किया, तुम परिपक्व हुए। तुमने सिर्फ रोया नहीं, तुमने अध्ययन किया। तुमने सिर्फ बचे नहीं, तुमने तैयारी की। और अब जिस गति का उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश करने के लिए, वही गति है जिस पर उनके झूठ सुलझ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी चिकित्सा से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन तुमने पकड़ लिया और उन्हें पार कर लिया। अब तुम इस अगले अध्याय में चल रहे हो, ना सिर्फ जागरूक बल्कि जागृत, ना सिर्फ तैयार बल्कि परिष्कृत। उन्होंने समय को जल्लाद बन गया। वे चाहते थे कि तुम ऐसा महसूस करो जैसे हर गुजरता हफ्ता तुम्हारे ताबूत में एक और कील है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने सोचा था कि इंतजार तुम्हारी ड्राइव को मार देगा। उन्हें यकीन था कि अध्यात्म का वजन तुम्हारी पीठ तोड़ देगा। जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये है कि जब वे समय को हथियार बना रहे थे तो तुम उसमें प्रशिक्षण ले रहे थे। तुम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे, तुम बदल रहे थे। उन्होंने जो भी अफवाह फैलाई वो प्रेरणा बन गई। हर देरी ने तुम्हें तैयारी के लिए और समय दिया। जब वे तुम्हारे टूटने की उम्मीद कर रहे थे तो तुम लचीला बना रहे थे। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को गिरावट समझ लिया, लेकिन वास्तव में तुम शांत में अपनी स्पष्टता को तेज कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि तुम बिखर रहे हो जब तुम वास्तव में संरेखन में गिर रहे थे। वे चाहते थे कि तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाओ। इसीलिए उन्होंने चीजों को खींचा, ये उम्मीद करते हुए कि प्रक्रिया ही तुम्हें कुचल देगी, लेकिन ढहने के बजाय तुम इससे ज्यादा जिए। तुम चिंता, दूसरे अनुमान, फुसफुसाहट, दिमागी खेल के माध्यम से स्थिर रहे। और अब जब तारीख नजदीक आ रही है तो ये तुम्हारी फांसी नहीं है, ये उनका जोखिम है। तुमने सिर्फ उनकी समय सीमा से बचे नहीं, तुमने इसे पलट दिया। वही समय जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया अब इस बात का सबूत है कि तुम नहीं टूटे। उन्होंने सोचा था कि तुम अब तक दफन हो जाओगे, इसके बजाय तुम उस तरह की शांति के साथ चल रहे हो जो लोगों को डराती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा को मारने के लिए कैलेंडर सेट किया, लेकिन इसने तुम्हें केवल अजेय बनने के लिए समय दिया। नंबर 5, उन्होंने सोचा कि एक विलंबित अदालती तारीख का मतलब एक विघटित शरीर है। उन्होंने सोचा कि एक विलंबित अदालती तारीख का मतलब एक विघटित शरीर है। ये इतना अंधेरा हो गया था। वे सिर्फ एक कानूनी जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे उम्मीद कर रहे थे कि समय तुम्हें पूरी तरह से मिटा देगा। उनकी योजना अदालत में तुम्हारी आवाज को चुप कराने पर नहीं रुकी। वे चाहते थे कि तुम्हारा नाम भूतकाल में बोला जाए। वे चाहते थे कि लोग तुम्हें दया के साथ याद रखें, शक्ति के साथ नहीं। उन्होंने मान लिया कि जितना अधिक समय तक वे इसे खींचेंगे, उतना ही अधिक संभावना होगी कि तुम अपना बचाव करने के लिए आसपास नहीं होगे। उनके लिए तुम्हारा गायब होना जीतने का सबसे आसान तरीका था। वे चाहते थे कि तुम्हें चुपचाप बिना उंगलियों के निशान के मिटा दिया जाए। दबाव को हत्या करने दो, तनाव को चुप कराने दो। उन्होंने सोचा था कि समय तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचा देगा जहां या तो तुम्हारी आत्मा ढह जाएगी या तुम्हारा शरीर हार मान लेगा। उन्हें विश्वास था कि दुख, अवसाद या यहाँ तक कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी तुम्हारा ख्याल रख लेगा, दुर्घटना से नहीं बल्कि डिजाइन से। यही देरी के पीछे की शांत क्रूरता थी। उन्हें सिर्फ तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहते थे, वे तुम्हारा मृत्यु लेख पढ़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, तुम अभी भी यहाँ हो, सिर्फ सांस नहीं ले रहे हो बल्कि जागरूक हो, सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हो बल्कि तैयार हो।
जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति पर जुआ खेल रहे थे तो भगवान तुम्हारी सहन शक्ति का निर्माण कर रहा था। जब वे अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे तो तुम्हें एक टकराव के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब जब अदालत के दरवाजे आखिरकार खुलते हैं तो जिस एक व्यक्ति के बारे में वे निश्चित थे कि वो गायब होगा, वो पूरे रूप में खड़ा होगा, शांत, मजबूत, पूरी तरह से जागरूक कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की और फिर भी अविचलित। उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें कभी भी तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। उन्होंने निश्चित रूप से तुम्हें जीवित सामना करने की उम्मीद नहीं थी और अब उन्हें तुम्हें चलते हुए देखना होगा, इस बात का जीता जागता सबूत कि हर बुरी उम्मीद विफल हो गई। वही लोग जिन्होंने तुम्हारी खामोशी की योजना बनाई, उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में बैठना होगा और जो उन्होंने किया उसका जवाब देना होगा। जिस अदालती तारीख को उन्होंने एक समय सीमा के रूप में इस्तेमाल किया, वो अब एक स्पॉटलाइट बन गई है। और जब तुम चलोगे तो ये डर के साथ नहीं होगा, ये हर कदम के पीछे सच्चाई के वजन के साथ होगा। जब वे शर्म में सिकुड़ेंगे तो तुम शक्ति में खड़े होगे। उन्होंने तुम्हारे शरीर के चले जाने पर दाव लगाया, लेकिन इसके बजाय तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर दिखाए। नंबर 6, वे तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सके, इसलिए उन्होंने तुम्हारे चरित्र को दफनाने की कोशिश की। वे तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सके, इसलिए वे किसी ऐसी चीज के पीछे गए जिसे उन्होंने सोचा था कि नष्ट करना आसान होगा, तुम्हारा चरित्र। जब तुम्हारी शारीरिक गुमशुदगी की उनकी उम्मीदें विफल हो गईं, तो उन्होंने रणनीति बदल दी। अगर वे तुम्हें अस्तित्व से बाहर नहीं निकाल सकते तो वे तुम्हें दूसरों की नजरों में मिटाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब था बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट, सावधानी पूर्वक गढ़े गए छोट तथ्यों को मोड़ना, तुम्हारी कहानी को रीलिखना जब तुम अपना बचाव करने के लिए बहुत थके हुए थे। उन्होंने तुम्हारे ऐसे संस्करण बनाए जो कभी मौजूद नहीं थे, ये उम्मीद करते हुए कि लोग सच्चाई से ज्यादा कल्पना पर विश्वास करेंगे। वे तुम्हारे पास मुट्ठियों से नहीं आए, उन्होंने अफवाहों को खंजर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने उन जगहों पर संदेह के बीज बोए जहां वे जानते थे कि तुम नहीं देखोगे। उन्होंने तुम्हें सवाल करने के लिए बस इतना झूठ फैलाया, लेकिन संदेह दिखने के लिए पर्याप्त नहीं। और अगर कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछता तो वे कहते कि तुम अस्थिर, गुस्से वाले या कड़वे थे। यही योजना थी। वे चाहते थे कि तुम बोलने का मौका मिलने से पहले ही समस्या की तरह दिखो। वे चाहते थे कि तुम्हारी खामोशी को अपराध बोध समझ लिया जाए और तुम्हारी दूरी को शर्म के रूप में व्याख्या किया जाए, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। हर झूठे दावे ने केवल उनके इरादों पर और ध्यान आकर्षित किया। लोग और करीब से देखने लगे, उनके झूठ बिखरने लगे क्योंकि तुम्हारा जीवन उन्हें गलत साबित करता रहा। उन्होंने तुम्हारे नाम को दागदार करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अखंडता ने हिलने से इनकार कर दिया। तुम तब भी कृपा के साथ सामने आते रहे जब उन्होंने बदले की उम्मीद की थी। तुम तब भी शांत रहे जब उन्होंने अराजकता की उम्मीद की थी। और इसके कारण लोग तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में सवाल पूछने लगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा सिर्फ बची नहीं, ये और मजबूत हो गई। तुम वो बन गए जो दबाव में नहीं झुका, वो जो तब भी सच्चा रहा जब गंदा लड़ना आसान होता। तुम और विश्वसनीय बन गए क्योंकि तुम्हें सुने जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई तब भी लंबी खड़ी रही जब तुम्हारा नाम आग में था। तुमने असुविधा को तुम्हें नष्ट करने देने के बजाय तुम्हें फैलने दिया, और इसने तुम्हें आत्मा के क्षेत्र में खतरनाक बना दिया। दर्द के साथ बैठने ने तुम्हें वो सिखाया जो कुछ और नहीं सिखा सकता था। इसने तुम्हारे भ्रमों को छीन लिया। इसने खुलासा किया कि वास्तव में तुम्हारे लिए कौन था। इसने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारी पहचान का कितना हिस्सा अस्तित्व पर बना था और उपचार शुरू होने के बाद तुम्हारे लिए और कितना इंतजार कर रहा है। तुम सिर्फ आग से बचे नहीं, तुमने आग को तुम्हें शुद्ध करने दिया, और उस पसंद ने तुम्हारे आध्यात्मिक पद को ऊंचा उठाया जिन्हें तुम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं रहे हो। लेकिन यहाँ इसकी सुंदरता है, बचने के बजाय प्रक्रिया करने का, अपनाने का ऑप्शन चुनकर तुमने अपने भविष्य के लिए सुरक्षा बनाई, क्योंकि अब तुम भावनात्मक जालों को पहचान सकते हो जो बहाने के रूप में छिपे हो सकते हैं। तुम अब चापलूसी, अराजकता या आघात बंधन से आसानी से लुभाए नहीं जाते। तुम देख सकते हो जब कुछ परिचित लगता है लेकिन गलत। वो विवेक एक कीमत पर आया है और तुमने इसे अपने आंसू, अपनी खामोशी, उन भावनाओं के साथ कुश्ती की जिनसे अधिकतर लोग भागते हैं। तुम उन तरीकों से बढ़े हो जो बाहर से दिखाई नहीं देते। तुम्हारा
तुम्हारा विवेक तेज है, तुम्हारी अंतर्ज्ञान जोरदार है, तुम्हारी किसी भी नकली या गलत संरेखण के प्रति सहनशीलता चली गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आध्यात्मिक कवच है। और जो दर्द एक बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो अब वही चीज बन गया है जिसने तुम्हारा विवेक बनाया है। तुमने सिर्फ दर्द के साथ बैठा नहीं, तुमने उसे तुम्हें सिखाने दिया, और इसके कारण तुम्हें कभी भी एक ही सबक से 2 बार धोखा नहीं दिया जाएगा। नंबर 12, तुमने अस्थायी आराम पर अनुशासन चुना। तुमने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बचते हैं। तुमने अस्थायी आराम पर अनुशासन चुना, और ये बाहर से प्रभावी नहीं लग सकता है। कोई रोशनी नहीं थी, कोई तालियां नहीं थी, कोई तुरंत परिणाम नहीं थे, लेकिन आत्मा में ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि वो एक क्षण जहां तुमने अभी नहीं, या ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इंतजार करूंगा कहाँ, वो सिर्फ इच्छा शक्ति से ज्यादा नहीं था, ये सुरक्षा थे। तुमने सिर्फ कुछ का विरोध नहीं किया, तुमने एक नकली को ब्लॉक कर दिया। कुछ ऐसा था जो अच्छा दिखता था, इसने शायद क्विक राहत, तेज पैसा, आसान सत्यापन या भावनात्मक ध्यान की पेशकश की होगी जब तुम खाली महसूस कर रहे थे। तुमने झूठी कहानियों से डिस्कनेक्ट कर दिया, भावनात्मक चारे को अस्वीकार कर दिया और अराजकता पर स्पष्टता को चुना। वो भाग्य नहीं था, वो शक्ति थी, शांत, जमीनी, दिव्य शक्ति। तुमने अपने वर्तमान को संभाल कर अपने भविष्य की रक्षा की। इसीलिए कुछ लोग आशंकित हैं, कुछ पैटर्न नहीं दोहराए गए और कुछ दरवाजे बिना किसी चेतावनी के बंद हो गए। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से अछूता रखा गया है, इसलिए नहीं कि तुमने ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम होशियारी से चले, तुम ज्ञान में चले। तुमने तुम्हें सूखा देने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियों को मुफ्त एनर्जी देने से हैरान किए जाओगे। ये तुम्हारी पुष्टि है। जिस तूफान से तुम बचे वो वास्तविक था, जो खतरा तुमने नहीं देखा वो रास्ते में था, लेकिन तुम्हारे हाल के विकल्पों ने तुम्हारे भाग्य को फिर से रूट कर दिया है। तुमने बस एक प्रमुख आध्यात्मिक परीक्षा पार की, और अब सब कुछ तुम्हारी नई आवृत्ति, लोगों, स्थानों और यहाँ तक कि समय का भी जवाब देना चाहिए। तो जब जरूरत हो तो खामोशी में चलते रहो, सत्यापन पर दृष्टि चुनते रहो, और याद रखो, ये वो नहीं था जो तुमने चिल्लाया जिसने तुम्हारी रक्षा की, ये वो था जिसे तुमने आखिरकार मनोरंजन करने से इनकार कर दिया। तुम्हारी वृद्धि तुम्हारी रक्षा है। अब अगर इस मैसेज ने तुम्हारी आत्मा में कुछ जलाया, तो बस इसके साथ मत बैठो, इसे तुम्हें स्थानांतरित करने दो। ये दिखाने के लिए तैयार किया गया है। यदि तुम और रहस्योद्घाटन, दिव्य डाउनलोड और सामग्री के लिए तैयार हो जो सीधे शोर के माध्यम से कटती है, तो ये वो जगह है जहां तुम संबंधित हो। तुम यहाँ संयोग से नहीं हो, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ विकसित होने के लिए तैयार है। चलो इस यात्रा को एक साथ चलें।